तो फिल्म के शुरुआत में हम क्लेटन डगलस नामक डिटेक्टिव से मिल पाते हैं जो कि अपने जॉब को लेके काफी परेशान हैं। हमें पता लगता है कि वो काफी सालों से एज ए डिटेक्टिव काम कर रहे हैं और अब उनका मन उठ सा गया है। एक डिटेक्टिव को ह्यूमैनिटी का सबसे गंदा और घिनौना रूप देखना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब है क्राइम्स, और इससे क्लेटन मेंटली इफेक्ट होने लग गए हैं। यहाँ हम क्लेटन की वाइफ एलिस से भी मिल पाते हैं जो कि क्लेटन के लिए कंसर्न्ड है और वो क्लेटन को छुट्टी लेने के लिए भी कहती है, लेकिन क्लेटन वाज टू डीप इनटू हिज केसेस जिसकी वजह से वो छुट्टी नहीं लेता। अब यहाँ हमें दो और बातें बताई जाती है। पहली बात ये कि क्लेटन कोई तो एक स्पिनोजी केस को आज तक सॉल्व नहीं कर पाया है एंड अपेरेंटली ये शायद उसका पहला केस था। दूसरी बात ये कि क्लेटन का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम चार्ली था और वो एक एक्सीडेंट में मारा गया था। नाउ द कोइंसिडेंसेस कि चार्ली का बर्थडे और स्पिनोजी केस का कत्ल एक ही डेट पे हुआ था, ऑल्दो ईयर्स अपार्ट, और वो दिन आज ही था। वैसे फिलहाल क्लेटन की एक बेटी जरूर है नेम्ड एना जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है और क्लेटन उसके लिए एक कार्ड छोड़ जाता है विद अ स्वीट पर्सनल मैसेज। खैर तो क्लेटन काम पे निकल जाता है और वापस आते वक्त हम उसे एक रोड इंटरसेक्शन पे थोड़ा कंफ्यूज देखते हैं। कंफ्यूज्ड इसीलिए क्योंकि या तो वो सीधा घर जा सकता था या फिर एक केस के सिलसिले में पेंसिल्वेनिया ल्यूनाटिक असाइलम जा सकता था। क्लेटन यहाँ असाइलम की तरफ मुड़ जाता है और वो डॉक्टर हेसिंगर से मिलने वाला था। रिसेप्शन वाली लेडी क्लेटन का पिस्टल रख लेती है जिसके बाद क्लेटन डॉक्टर हेसिंगर के चेंबर में जाता है। अब यहाँ हमें पता लगता है कि हेसिंगर क्लेटन को किसी केस की जानकारी देने फोन किए थे, लेकिन फॉर सम रीजन वो फोन पे ज्यादा कुछ बताए नहीं, इंस्टेड फोन कट कर दिए थे। इसलिए क्लेटन डायरेक्टली हेसिंगर से मिलने ही आ गया है टू नो मोर अबाउट द केस। हेसिंगर यहाँ किसी डैनियल ग्लासमैन नामक इंसान की बात कर रहे थे जो कि उनके असाइलम में ही है और इससे अजीब बंदा वो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे हैं। ग्लासमैन सपोजिडली सिविल वॉर का हिस्सा था और बैटल ऑफ चैम्बर्सबर्ग में मारा गया था, लेकिन तकरीबन 21 साल बाद ग्लासमैन जिंदा पाया गया, वो भी एक स्ट्रॉसबर्ग के बान में। ये सुन के क्लेटन का मानना था कि ये डैनियल ग्लासमैन जरूर वॉर से भागा होगा और उन दिनों सिविल वॉर छोड़ना मतलब सजाए मौत, इसीलिए वो 12 साल तक आसपास बान वगैरह में काम किया होगा, जिसके बाद वो मिल गया और अब वो खुद को मेंटली सिक बता रहा है ताकि असाइलम में रह सके इंस्टेड ऑफ जेल। अब सुनने में तो ये थियरी ठीक लग रही थी, लेकिन डॉक्टर हेसिंगर एकदम श्योर थे कि ग्लासमैन के केस में ऐसा कुछ नहीं है। वो एक पेक्यूलियर केस है, मोर सो बिकॉज उसने एक कन्फेशन टाइप करवाया है जो कि वो क्लेटन को ही सुनाना चाहता है। जी हाँ, ये ग्लासमैन जिसे क्लेटन जानता तक नहीं, वो बार बार क्लेटन का नाम लेने लग गया था, क्लेटन के नाम पेपर्स पे लिख रहा था और उसे क्लेटन ही चाहिए था टू रीड हिज कन्फेशन। क्लेटन वो शॉक कि ग्लासमैन आखिर उसे कैसे जानता है और अब क्लेटन का भी इस केस में इंटरेस्ट आ गया था। तो फाइनली डॉक्टर हेसिंगर क्लेटन को ग्लासमैन के कमरे में ले जाते हैं जो कि हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में था और यहाँ हमारी मुलाकात नर्स रोज से होती है। रोज सिर्फ नर्स ही नहीं बल्कि वो चर्च के टीचिंग को भी प्रीच करती थी ताकि पेशेंट्स मेंटली जल्दी रिकवर हो सकें। तो इसके बाद हम ग्लासमैन को पहली बार देखते हैं जिसे देखकर एक बात तो क्लियर थी कि ये इंसान नॉर्मल नहीं हो सकता। जिस कंडीशन में वो था उसमें उसका जिंदा होना ही चमत्कार जैसा था। उसका शरीर ठंडा था, दिखने में ऐसा लग रहा था मानो वो सड़ रहा हो, उससे बदबू आ रही थी, वीक पल्स, स्टिल समहाउ वो जिंदा था। वो इतना वीक हो चुका था कि बोल तक नहीं पाता था, इसलिए वो अपनी बात एक स्लेट पे लिखता था। साथ ही वो अपना कन्फेशन किसी बेटी एक्करमैन नाम की नर्स से टाइप करवाया था। अब ये टाइप्ड कन्फेशन एक एनवेलप में कई दिनों से था जिसे कोई भी नहीं पढ़ा था क्योंकि ग्लासमैन रिक्वेस्ट किया था कि इस कन्फेशन को क्लेटन के सामने ही पढ़ा जाए, वो भी इस खास दिन पे क्योंकि आज क्लेटन के मृत बेटे का जन्मदिन जो था। तो फाइनली इस कन्फेशन को डॉक्टर हेसिंगर पढ़ने लगते हैं और यहाँ ग्लासमैन अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री ही काइंड ऑफ बयां कर रहा था। तो ग्लासमैन यंग एज पे ही ऑर्फन हो गया था और जब वो बड़ा हुआ तो वो पेंसिल्वेनिया इन्फेंट्री में वॉलंटियर किया था सिविल वॉर के दौरान। अब वो वॉर में गया जहां सैनिकों की हालत बद से बदतर थी और एक दिन ग्लासमैन को भी दुश्मनों ने बैक पे स्टैब करके गोली मार दिया। अब जब ग्लासमैन की आंख खुली तो वो खुद को अपने साथी सोल्जर्स के साथ पाया और इस जगह के आसपास कोई नहीं था, इनफैक्ट उसके साथी सोल्जर्स मरे हुए थे। ऐसे में चोटिल ग्लासमैन का भी मरना तय था और वो बेहोश भी होने लगा, लेकिन तभी उसे ऐसा एहसास हुआ मानो कोई अनजान आदमी उसको अपने साथ ले जा रहा है। अब इतना ही कन्फेशन सुन के क्लेटन कहने लगते हैं कि ग्लासमैन बस नाटक कर रहा है, ये बस फालतू बातें लिखवाया है क्योंकि ये फ्रॉड है और मैं इसकी बातों का भरोसा नहीं करता। इस पॉइंट पे ग्लासमैन किसी तरह विस्पर करके क्लेटन से कहता है कि तुम्हारी बेटी खतरे में है। वो लिख के बताता है कि एना विल डाई, इनफैक्ट वो स्पिनोजी का भी नाम लिखता है और ये सबसे क्लेटन को बहुत तेज गुस्सा आता है, इतना कि वो ग्लासमैन को चोक करके मारने लगता है और डॉक्टर एंड नर्स उसको रोकते हैं। क्लेटन को गुस्सा इसलिए आया था
था क्योंकि ग्लासमैन को आखिर उसके लाइफ और फैमिली के बारे में इतना कुछ कैसे मालूम। क्लेटन यहाँ डॉक्टर हेसिंगर पे ही शक करने लगता है कि कहीं सब मिले हुए तो नहीं, इनसाइड इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, मुझे कहीं तो फंसा रहे हैं। वो डॉक्टर हेसिंगर से उन सभी लोगों की लिस्ट मांगता है जो कि पिछले 29 सालों में ग्लासमैन से इंटरैक्ट किए हैं, क्योंकि ग्लासमैन इस जगह पे 29 सालों से था तकरीबन। यहाँ क्लेटन को यह भी पता लगता है कि जो नर्स ग्लासमैन का कन्फेशन टाइप की थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इनफैक्ट वो कन्फेशन लिखने के नेक्स्ट डे से ही बीमार पड़ गई थी और फिर जिंदा ही नहीं बची। खैर डॉक्टर हेसिंगर क्लेटन को लिस्ट लाके देते हैं और ये दोनों वापस से ग्लासमैन के कमरे में जाते हैं। अब सरप्राइजिंगली नर्स रोज यहाँ बेहोश पड़ी थी और उनके नाक से खून निकल रहा था। ये दोनों नर्स रोज को उठाते हैं जो खुद को संभालती है, जिसके बाद अगेन कन्फेशन को कंटिन्यू किया जाता है। तो हम अगेन पास्ट में जाते हैं जहां डैनियल ग्लासमैन को होश आता है और वो खुद को एक घर के अंदर पाता है जहां उसके घाव पे मरहम पट्टी करी गई थी। ग्लासमैन बेड से हिलने डुलने की हालत में भी नहीं था और वो बहुत दर्द में था। ग्लासमैन का ख्याल प्रॉक्टर फैमिली रख रहे थे, जिसमें हस्बैंड का नाम गेब प्रॉक्टर था और वाइफ का नाम एल्सी प्रॉक्टर। गेब की बातों से हम समझ पाते हैं कि ये परिवार काफी धार्मिक है और इनको वॉर से सख्त नफरत है। गेब ग्लासमैन से कहता है कि हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हें हील करेंगे, लेकिन तुम वॉर वगैरह की बातें मत करो, ना ही गॉड के अगेंस्ट बोलो, साथ ही हमसे हमारा नाम वगैरह बिल्कुल मत पूछना, ना ही हम तुमसे तुम्हारा नाम पूछेंगे। हम लोग अननोन्स रहेंगे एक दूसरे के लिए। जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ग्लासमैन बार बार गेब से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वॉर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन्फेंट्री तक पहुंचाना है, साथ ही उसे डॉक्टर की हेल्प लगेगी। लेकिन गेब क्लियरली कहता है कि यहाँ आसपास कोई डॉक्टर या इन्फेंट्री कुछ नहीं है, तुम हमारे बदौलत ही जिंदा रह सकते हो, तो आराम करो और इस तरह की जिद छोड़ दो। अब यहाँ एक अजीब बात गेब ये बोलता है कि ना जाने तुम हमारे घर के पास कैसे आ गए, यानी कि गेब ग्लासमैन को यहाँ नहीं लाया था, बल्कि ग्लासमैन खुद ब खुद यहाँ आया होगा या फिर कोई और उसे लाया। खैर समय के साथ साथ ग्लासमैन को ऐसा लगने लगा था कि वो मर जाएगा। साथ ही जब वो सुसु करता था तो यूरिन की जगह खून निकलता था। जैसे जैसे टाइम निकल रहा था ग्लासमैन को इस जगह से घुटन होने लगी थी, लेकिन वो अब भी खड़ा तक नहीं हो सकता था, उसकी हालत इतनी खराब थी। अब यहाँ ग्लासमैन के साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लासमैन को अपने कमरे में एक अजीब सी बूढ़ी औरत दिख रही थी जो उसको डराती थी, देन उसका बिस्तर हिलाती थी, अजीब अजीब आवाजें निकालती थी इत्यादि। साथ ही ग्लासमैन ये भी नोटिस कर रहा था कि प्रॉक्टर फैमिली अपने बान में किसी को तो रखते हैं, क्योंकि वहां से घोड़ों के जोरों की आवाज, किसी के चिल्लाने की आवाज वगैरह आती रहती थी। तो एक दिन जब एल्जी ग्लासमैन का बिस्तर बना रही होती है तो ग्लासमैन एल्जी से बातें करने लगता है। वो कहता है कि मैं यहाँ इतने दिन से हूँ तो मुझे तुम लोगों के बारे में काफी कुछ पता चल गया है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा नाम एल्जी है, तुम्हारे पति का नाम गेब है, एक बूढ़ी औरत भी यहाँ रहती है वगैरह वगैरह। ये सब सुन के एल्जी भी थोड़ा ओपन अप होती है और वो बताती है कि ये घर उसके पिता का हुआ करता था। प्रॉक्टर फैमिली कुछ दिन के लिए मूव आउट किए थे, लेकिन अब वो यहीं रहते हैं। एल्जी बताती है कि उसकी एक बेटी भी यहाँ है जिसका नाम है गेल, और वो बहुत बीमार है और ये लोग अपनी बेटी को ठीक नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट घर में जो बूढ़ी औरत है वो एल्जी की माँ है और वो भी बीमार है। अब इस पॉइंट पे एल्जी कुछ इंपॉर्टेंट रिवील करती है। वो बताती है कि एल्जी की माँ बीमार रहा करती थी और जब एल्जी की बेटी गेल का जन्म हुआ तो उसकी माँ और बीमार रहने लगी। ऐसे में एक दिन एल्जी की माँ टहलने के लिए पास के जंगल में गई और जब वो वापस आई तब वो मेंटली अनस्टेबल हो चुकी थी। वो सबसे बुरा बर्ताव करने लगी थी, सबके साथ बुरा व्यवहार हो गया था उनका। इनफैक्ट वो अजीब स्मेल भी कर रही थी और उनका लुक भी पूरा चेंज हो गया। एल्जी का मानना था कि उसकी माँ के कारण उसकी बेटी गेल भी बीमार हुई, क्योंकि उसकी भी बीमारी ऑलमोस्ट सेम थी। ऑलमोस्ट नहीं, एकदम सेम थी। ये दोनों कभी कभी ठीक रहते हैं, कभी बीमार रहते हैं, बट यूजुअली ऐसा होता है कि एल्जी की माँ बीमार है तो उसकी बेटी गेल ठीक रहेगी, और अगर गेल बीमार पड़ी तो माँ उस दिन ठीक रहेगी। ये सब सुन के ग्लासमैन पूछता है कि तुम्हारी बेटी को जो डॉक्टर देखने आता होगा उसको एटलीस्ट मेरे पास भेज दो, वो मुझे थोड़ा ठीक कर देगा। इस पे एल्जी का कहना था कि जो डॉक्टर गेल को देखने आता था वो मारा जा चुका है। ये सुन के ग्लासमैन पूछता है कि तुम्हारी माँ, वो बूढ़ी औरत, वो रात में मेरे कमरे में आकर मुझे क्यों डराती है, मेरा बेड इधर उधर क्यों करती है। इस बात को सुन के एल्जी एकदम गुस्सा हो जाती है, क्योंकि एल्जी का कहना था कि उसकी माँ पिछले 13 सालों से चल नहीं पाती, तो भला वो रात को आकर तुम्हें कैसे डरा सकती है। तुम मेरे इमोशंस का मजाक मत बनाओ। अब इस पॉइंट पे स्टोरी वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ क्लेटन को अब भी इस कहानी पे रत्ती भर भरोसा नहीं है। वहीं हम नर्स रोज को भी देख पाते हैं जिनका मानना था कि वो सब काम शैतान का है और ग्लासमैन के अंदर भी शैतान है। सरप्राइजिंगली डॉक्टर हेसिंगर भी इस शैतान वाली थियरी को मान रहे थे, विच वाज स्ट्रेंज। यहाँ हम एक और सीन देखते हैं जब रोज प्रे कर रही होती है और उसे दूर एक अनजान आकृति दिखती है जिसे वो शैतान मान रही थी। एनीवेज क्लेटन यहाँ खांसी का बहाना बनाकर बाहर जाता है और वो चोरी छुपे ऊपर जाकर डॉक्टर हेसिंगर का चेंबर चेक करता है। यहाँ उसे 3 चीजें पता लगती है।
पहली चीज ये कि डॉक्टर हेसिंगर के चेंबर से जुड़ा एक सीक्रेट रूम था जहां चेन्स वगैरह थे, यानी हेसिंगर ग्लासमैन को इस कमरे में भी रखते होंगे। दूसरी बात यह कि क्लेटन को ग्लासमैन का फाइल हाथ लगता है जहां वो देख पाता है कि ग्लासमैन अपने शरीर पे क्लेटन का नाम कट करके लिखे हुए था। और तीसरी बात यह कि जो प्रिंट आउट था ग्लासमैन के कन्फेशन का, उसमें कुछ रैंडम अल्फाबेट्स कैप्स में थे और क्लेटन उन अल्फाबेट्स को एक जगह लिखने लगता है। इसके बाद वो वापस आके हेसिंगर और रोज को कन्फ्रंट करता है और ये लोग फिर कन्फेशन को आगे पढ़ना शुरू करते हैं। क्लेटन रोज से कैप्स अल्फाबेट ट्रैक करने कहता है। मीनवाइल ग्लासमैन की कहानी आगे बढ़ती है। तो पास्ट में एक बार फिर हम उस बूढ़ी औरत को ग्लासमैन पे अटैक करते देख पाते हैं और उसी दिन गेब और एल्जी भी अपनी बेटी से परेशान थे। कुछ देर बाद गेब ग्लासमैन के पास आता है और इनके बीच बातें होती है। यहाँ ग्लासमैन कह देता है कि मुझे तुम्हारा नाम, फैमिली सब पता है और मेरा नाम है डैनियल ग्लासमैन। अब गेब ग्लासमैन का नाम सुन के एकदम आश्चर्य में था और यहाँ पे काफी कुछ खुलासा होता है। गेब बताता है कि उसकी बेटी पजेस्ड है और वैसा ही कुछ हाल एल्जी की माँ का भी है। जो डेविल इन्हें पजेस किया है वो इनके बॉडीज में स्विच करता रहता है, तभी तो जब एल्सी की माँ ठीक होती है तो गेल बीमार हो जाती है एंड वाइस वर्सा। जिस कमरे में फिलहाल ग्लासमैन है, इसी कमरे में गेल एक प्रीस्ट को मार डाली थी। दरअसल गेब फादर स्पिनोजी को एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने बुलाया था, लेकिन गेल स्पिनोजी और उनके नेफ्यू या नीस जो भी थी उसको मार डाली। गेब उन दोनों की बॉडीज को जंगल में लेकर एक कुएं में दफना दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। तब से ही गेब अपनी बेटी गेल को बांध में बांध कर रखता है ताकि वो और किसी को ना मार डाले। गेब बताता है कि ये जो डीमन है वो बच्चों को सफर करवा के उनके पेरेंट्स के दुख पे फीड करता है। नाउ द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट, गेब ग्लासमैन नाम सुन के इसलिए चौंक गया था क्योंकि उसकी बेटी गेल पजेस्ड हालत में बान के अंदर डैनियल ग्लासमैन का ही नाम दीवारों पे लिखती है। यानी कि गेब अब मान रहा था कि ग्लासमैन भगवान का भेजा गया फरिश्ता है जो इस परिवार को कष्ट से निकालेगा। कैसे निकाल सकता है कष्ट से? वेल, इन सब को जान से मार के, ताकि ये लोग इस पेन से फ्री हो सके। मोरओवर ग्लासमैन के बच्चे वगैरह भी नहीं थे, तो ये डीमन उस पे फीड करके ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। पजेस कर सकता है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। ये सब कह के गेब कमरे से चला जाता है। तो अगले दिन जब एल्सी कमरे में आती है तो ग्लासमैन अजीब तरह से सीलिंग पे लटका हुआ था। एल्सी शॉक में थी और वो चिल्लाकर गेब को बुलाती है जो उसे नीचे उतारता है। ग्लासमैन एक हथौड़े से गेब को मार डालता है, जिसके बाद वो एल्सी को सॉरी कह के उसे भी मार गिराता है। फिर वो किसी तरह रेंगते हुए नीचे आता है जहां एल्सी की बूढ़ी माँ अजीब तरह से हवा में लेविटेट कर रही थी और कुछ बोल रही थी। ग्लासमैन उन्हें भी एक गन से मार गिराता है, जिसके बाद वो बान में जाता है। बान के अंदर गेल अजीब तरह से बंधी हुई थी और वो अपने परिवार वालों की आवाज में अजीब अजीब बातें बोल रही थी, लाइक सेंड अस बैक टू गॉड, देयर इज नो गॉड अराउंड इत्यादि। ग्लासमैन यहाँ गेल को भी मार गिराता है और इसके बाद आता है असली ट्विस्ट, जहां हम ग्लासमैन को बान से आराम से चलते हुए बाहर जाते देखते हैं, जबकि अब तक वो चल नहीं सकता था ढंग से। यानी कि अब ये एंटिटी ग्लासमैन को पजेस कर चुकी थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, क्लेटन इस कहानी को सुन के शॉक में था, क्योंकि देखा जाए तो क्लेटन का पहला केस स्पिनोजी फैमिली का कत्ल का था जिसे वो सॉल्व नहीं कर पाया था। और इस कन्फेशन में क्लियरली पता लग रहा था कि फादर स्पिनोजी के साथ क्या हुआ था। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि डैनियल स्पिनोजी फैमिली के पास गया होगा ये सब होने के बाद, ये बताने के लिए कि फादर स्पिनोजी और उनके नीस या नेफ्यू जो भी थी उसके साथ क्या हुआ, और वहां ये डीमन स्पिनोजी फैमिली के लड़के को पजेस करके पूरे परिवार को खत्म कर दिया होगा। तो हो गया स्पिनोजी फैमिली का केस सॉल्व्ड। अब जो कैप्स अल्फाबेट्स थे ना, जो कि रैंडमली प्रिंटेड पेपर पे थे, उनको जब जोड़ा गया तो ये निकलता है कि डैनियल इज डेविल, यानी कि डैनियल ही डेविल है, जो कि हम सब अब तक जान चुके हैं। तो अब प्रेजेंट में डैनियल ग्लासमैन के अंदर वो डीमन हावी होता है और वो एक झटके में क्लेटन, डॉक्टर और नर्स को हवा में उछाल के उन पे हमला कर देता है। इस हमले से डॉक्टर का काम तमाम और नर्स बेहोश, बचा तो सिर्फ क्लेटन जो कि भागकर अपना गन लॉकर से निकालता है। मीनवाइल फुली पजेस्ड ग्लासमैन पास के चैपल में जाता है जहां क्लेटन भी आता है। पजेस्ड ग्लासमैन कहता है कि तुम्हारा सोल करप्ट है क्लेटन, तो भगवान को भूल जाओ और मुझे अपनाओ। मुझे पता है कि तुम्हारा बेटा किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे गुस्से की वजह से मारा गया, और तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी बेटी भी डिसेबल्ड है। तुम्हारा सोल रॉटन है और तुमसे तुम्हारी बीवी भी प्यार नहीं करती, क्योंकि उसे ही पता है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो फॉर योर किड्स ट्रैजिक इंसिडेंट्स। डीमन कहता है कि जीसस डजंट लव यू बट आई लव यू। क्लेटन ये सब सुन के कन्विंस हो रहा था, या शायद नहीं भी हो रहा था। एंड में वो अपने आप को संभालता है और ग्लासमैन को शूट कर देता है। उसके ऐसा करते ही ये डीमन क्लेटन को पजेस कर लेता है और क्लेटन पजेस्ड हालत में अपने घर पहुंचता है। क्लेटन अपनी बेटी के कमरे में जाता है और वहां वो खुद को ही मार लेता है, इससे पहले कि डीमन कुछ करे, ताकि वो अपने परिवार को नुकसान ना पहुंचाए, उन्हें बचा सके। इसके बाद हम बूढ़े ग्लासमैन को देखते हैं जो कि अब ठीक दिख रहा था, लेकिन क्योंकि क्लेटन मर गया तो डेविल वापस से ग्लासमैन को पजेस कर लेता है। पजेस्ड ग्लासमैन के सामने नर्स रोज थी जो कि अब होश में आ चुकी थी, और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म इम्प्यूरेटर्स की कहानी, और यहाँ आपके मन
में कई सवाल होंगे, तो मैं आराम से क्रोनोलॉजिकली कहानी को समराइज कर देता हूं ताकि आपके मन में जो भी सवाल हो वो अपने आप ही सॉल्व हो जाए और आप चीजों को समझ जाए। तो कहानी शुरू होती है सिविल वॉर के पहले, जब एल्सी की मां जंगल में जाती है और उनको ये डीमन पजेस कर लेता है। ये डीमन गेल और उसकी नानी को बड़ी बड़ी पजेस करता था क्योंकि इसे ताकत ही पेरेंट्स के दर्द और डिस्परेशन से मिलती थी। यानी वो गेल के शरीर में रह के गेब और एल्जी के पेन पे फीड कर रहा था। ये डीमन गेल के माध्यम से फादर स्पिनोजी और उनके नेफ्यू या फिर नीस जो भी थे उसको मारा, जो कि एग्जॉर्सिज्म करने आए थे। उसी इंसिडेंट के बाद ही गेल को गेब बांध कर रखने लगा। फिर डैनियल ग्लासमैन यहाँ पहुंचा। ऑफ कोर्स उसे भी ये डीमन ही चोटिल होने के बाद यहाँ लाया होगा, क्योंकि वो खुद तो आया नहीं था और गेब उसे लाया नहीं, तो ये डीमन के ही प्रभाव में डैनियल यहाँ पहुंचा होगा। डैनियल ग्लासमैन पूरे प्रॉक्टर परिवार को मार दिया, जिसके बाद इविल डैनियल ग्लासमैन के अंदर गया। और डैनियल ग्लासमैन इसीलिए मारा पूरे परिवार को क्योंकि परिवार यही चाहता था कि हमें इस इविल से फ्री कर दो मार के। नाउ ग्लासमैन यहाँ से गया होगा स्पिनोजी परिवार के पास, जहाँ पे स्पिनोजी परिवार का कोई लड़का इस डीमन से पजेस हुआ होगा, जो कि अपने पूरे परिवार को मार डाला। और इसी फैमिली के डेथ का केस क्लेटन के पास आया था, जो कि वो सॉल्व नहीं कर पाया था। फिर ग्लासमैन दशकों से असाइलम में था और अब वो क्लेटन की बेटी को क्लेटन के जरिए पजेस करके उन पे फीड करना चाहता था। क्लेटन ही क्योंकि क्लेटन का सोल ऑलरेडी डार्क था। याद है डीमन रिवील करता है कि क्लेटन के बेटे की मौत क्लेटन के ही हाथों कहीं ना कहीं हुई थी। इनफैक्ट उसकी बेटी डिसेबल्ड भी है क्लेटन के कारण ही। यहाँ हमें हिंट दिया गया कि क्लेटन को उसके गुस्से पे कंट्रोल नहीं है और इसी कारण उसके बच्चों का ये हाल हुआ। यानी कि पास्ट में क्लेटन ही कुछ ऐसा किया होगा जिसे ये लोग एक्सीडेंट बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्लेटन के गुस्से के कारण हुआ होगा, नॉट एन एक्सीडेंट। और इसी से उसके बच्चे इस हालत में अभी हैं, यानी कि बेटा मर गया और बेटी डिसेबल्ड। नाउ जब क्लेटन ग्लासमैन को मार देता है तो ये डीमन क्लेटन पे हावी हो जाता है, लेकिन इससे पहले ये डीमन क्लेटन के परिवार को नुकसान पहुंचाए, उस पे फीड करे, क्लेटन खुद को ही मार लिया, जिससे इविल को वापस डैनियल ग्लासमैन के अंदर ही जाना पड़ा। एंड में हम नर्स रोज को इविल के सामने देख पाते हैं, यानी कि शायद ये इविल अब नर्स रोज के जरिए अपना बिडिंग करेगा, या फिर नर्स रोज को मार ही दे, या फिर नर्स रोज इसे कंटेन कर ले। तो आगे क्या होगा वो तो पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो भी होगा स्टोरी में, अगर कुछ नई पार्ट आती है इस मूवी की तो मैं आपको बता दूंगा। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक पार्टी का नजारा देखते हैं जहां सब एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वहां एक कोल नामक लड़का काफी परेशान लग रहा था। वो सभी से अपने भाई डकेट के बारे में पूछ रहा है जो उसे कहीं नहीं मिल रहा है। फाइनली कोई उसे ऊपर वाले कमरे की तरफ भेज देता है, सेइंग कि डकेट काफी बुरी हालत में है। अब ये लड़का उस कमरे तक पहुंचता है और बार बार डकेट को बाहर आने कहता है, लेकिन डकेट कोई जवाब नहीं देता। गुस्से में वो अब कमरे का दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल होता है, जहां डकेट उसे एक ट्रांस की स्थिति में मिलता है। पूछने पर डकेट अजीब बातें करने लगता है, सेइंग कि पापा ने कहा है कि तुम सभी लोगों को चोट पहुंचाओगे। अब ये बातें डकेट के भाई को बहुत अजीब लगती है और वो उसे संभालने की कोशिश करता है। वो उसे याद दिलाता है कि उनके पिता की मौत हो चुकी है, लेकिन डकेट कुछ समझ ही नहीं पाता। उसकी हालत लगातार खराब होने लगती है और वो एकदम से अपना आपा खो बैठता है। डकेट बीच पार्टी में ही अपने ही भाई को स्टैब करके मार डालता है, जिसके बाद वो खुद की आंखों में भी वही चाकू घुसेड़ लेता है। इस हादसे की अफरा तफरी के साथ ये सीन कट होता है। तो आगे हम मिया नाम की एक टीनेजर से मिलते हैं जो बहुत परेशान लग रही है। हमें पता चलता है कि कुछ वक्त पहले ही मिया ने अपनी मॉम को खो दिया, जिस कारण वो बहुत डिप्रेस्ड रहती है। उसे संभालने वाली सिर्फ उसकी आंट है, जिनकी बेटी जेड और बेटा राइली के साथ मिया काफी क्लोज है। मिया का रिलेशनशिप अपने पिता मैक्स के साथ कुछ खास नहीं था। दूसरी तरफ हम राइली से मिलते हैं जो कि 12-13 साल का ही है और वो अपने दोस्त जेम्स के साथ होता है। जेम्स राइली को सिगरेट पीने के लिए कन्विंस कर रहा होता है, लेकिन राइली ऐसा नहीं करता। इस सीन से हम समझ पाते हैं कि राइली अपने दोस्तों के साथ मिंगल करने की काफी कोशिश करता है, बट एज मोस्ट टीनेजर्स उसके लिए ये दौर मुश्किल था। इसी बीच यहाँ मिया आती है जो राइली को घर ले जाने लगती है। रास्ते में हम राइली और मिया के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग देखते हैं। अब आगे जाते हुए अचानक से ही कार के सामने एक कंगारू आ जाता है। मिया और राइली देखते हैं कि ये कंगारू काफी ज्यादा जख्मी हालत में है और राइली मिया को वेट्स को फोन करने कहता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि ये जानवर ऑलमोस्ट मर चुका था। तब राइली सजेस्ट करता है कि मिया को इस कंगारू को मार ही देना चाहिए ताकि इससे उसका पेन तो एटलीस्ट खत्म हो, लेकिन मिया ऐसा नहीं कर पाती और वहां से राइली को लेकर चली जाती है। घर पहुंचकर हम फिल्म के नेक्स्ट कैरेक्टर जेड से मिलते हैं जो मिया की काफी अच्छी दोस्त है। दोनों दोस्त आपस में बातें करते हैं और मिया जेड को याद दिलाती है कि वो राइली को पिकअप करना भूल गई थी, लेकिन जेड बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी थी जिसका नाम है डैनियल। यहाँ ये बात भी रिवील होती है कि पास्ट में मिया डैनियल को पसंद करती थी। कमिंग टू द मेन पॉइंट, मिया जेड को एक वीडियो चैट दिखाती है जहां सपोजेडली एक लड़की
पजेस्ड हालत में थी। इस लड़की की आंखें बड़ी और काली हो चुकी थी जो नॉर्मल इंसानों को बहुत डरावनी लगेगी, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ये एक तरह का नया गेम है जो मिया और जेड के दोस्तों के बीच कॉमन है। ये गेम हेली नाम की एक लड़की शुरू की है और वो आज रात किसी पार्टी में फिर से ये गेम खेलने वाले हैं। मिया यहाँ इस पार्टी में जाना चाहती थी और वो जेड को भी इनवाइट करती है, लेकिन जेड साफ साफ कह देती है कि ये सब सिर्फ फेक वीडियोस है और उसे इस सब में नहीं पड़ना। तब मिया जेड को ये याद दिलाती है कि आज उसकी मॉम का 2nd डेथ एनिवर्सरी है और वो घर पे अकेले रहकर सब कुछ याद नहीं करना चाहती। तो ऑब्वियसली इस तरह की बात सुनकर जेड मान जाती है कि ठीक है चलो पार्टी चलते हैं। तो उस रात आंटी के सो जाने के बाद मिया और जेड इस पार्टी के लिए निकलते हैं और राइली भी आने की जिद करता है। जेड उसे नहीं लाना चाहती थी लेकिन मिया मान जाती है। तो आगे हम पार्टी का सीन देखते हैं जहां हम मिया और जेड के दोस्तों से इंट्रोड्यूस होते हैं और इनके नाम थे हेली, जॉस एंड ऑफ कोर्स डैनियल। पार्टी में कदम पड़ते ही ये बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ कोई भी मिया को खास पसंद नहीं करता था। हेली जेड से कहती है कि मिया डिप्रेसिंग है और उसे अब भी डैनियल में इंटरेस्ट है, लेकिन जेड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अब फाइनली वो गेम शुरू होता है जिसके लिए सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हेली बताती है कि इस गेम का नाम है टॉक टू मी। हम काउंटर के एक तरफ एक अजीब सा सेरामिक हाथ देखते हैं जो हैंडशेक के मुद्रा में बनाया हुआ था। हेली सभी को रूल्स बताती है कि इस हाथ से हाथ मिलाना होता है, जिसके बाद कहना है टॉक टू मी। उसके बाद कोई एंटिटी यानी शैतान तुम्हारे अंदर दाखिल होगा, लेकिन सिर्फ 90 सेकंड्स के लिए। 90 सेकंड बाद हाथ छोड़ देना है और एक कैंडल बुझाना है, सिग्निफाइंग कि शैतानी दरवाजा बंद हो गया है। बेटा ये दरवाजा खोलना ही नहीं था, खोल के बंद करना बहुत रिस्की है। खैर इस 90 सेकंड्स में ये एंटिटी आपका कोई तो सच आपके सामने ले आती है। अब मिया इस गेम में बहुत इंटरेस्टेड थी और वो पूछती है कि अगर किसी ने 90 सेकंड्स में ही हाथ नहीं छोड़ा तो। इस पे हेली बहुत गंभीर हो जाती है और कहती है कि ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो एंटिटी हमेशा के लिए इसी दुनिया में रह जाएगी। हेली पूछती है कि कौन आगे आना चाहेगा और सबसे पहले मिया ही हाथ उठाती है। यहाँ से एक डरावना खेल शुरू होता है जहाँ मिया को चेन से बांध दिया जाता है। हेली उसके ठीक सामने एक कैंडल जलाती है और बताती है कि ये डोर खोलने का जरिया है, वो दरवाजा जो हमारी दुनिया को उस दुनिया से जोड़ेगा। इसके बाद मिया के सामने वही हाथ रखा जाता है जिसे मिया डरते हुए थाम लेती है। हम देखते हैं कि ऐसा होते ही मिया को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके ठीक सामने उसे एक शैतानी शक्ल नजर आती है जो किसी डीमन जैसी लग रही थी। मिया बहुत डर जाती है और चीखने लगती है। वहीं जेड को अब भी ये सब मजाक लग रहा था और वो मिया को भी ये बकवास बंद करने कहती है, लेकिन मिया बहुत डर चुकी थी और वो बार बार कहने लगती है कि उसके ठीक सामने कोई बैठा हुआ है। इस पॉइंट पे कमरे में बाकी के लोग काफी हंसने लगते हैं और हेली मिया को शांत होने कहती है। वो कहती है कि अब तुम्हें इस एंटिटी से कहना है आई लेट यू इन, तभी ये खेल शुरू होगा। मिया ऐसा ही करती है जिसके बाद हम उसे तुरंत पजेस होता हुआ देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने उस वीडियो में देखा था। मिया पजेस होते ही अजीब हरकतें करने लगती है। वो अजीब तरीके से आधे टेढ़े मुंह बनाने लगती है और डैनियल की तरफ पॉइंट आउट करके कहती है कि वो उसे पसंद करती है। यही नहीं, मिया बार बार कहती है कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है और फिर अचानक से अपनी नजरें छोटे से राइली पर टिका लेती है। मिया राइली से कहती है कि वो उसे 2 टुकड़ों में काट डालेगी। अब इस पॉइंट पर 90 सेकंड ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे और हेली तुरंत मिया के हाथ से वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन फॉर सम रीजन मिया उस हाथ को कस के पकड़ ली थी और उसकी आंखें और ज्यादा गहरी और काली होने लगती है। मिया सभी को वहां से भागने कहती है और कमरे की लाइट भी फ्लक्चुएट करने लगती है। किसी तरह जॉस मिया के हाथ से हाथ छुड़ाता है और फाइनली हेली कैंडल बुझाकर प्रोसीजर को खत्म करती है। तो इस हादसे के बाद सभी लोग शांत थे, लेकिन तभी मिया जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि उसे बहुत मजा आया। उसकी बात सुन सभी नॉर्मल हो जाते हैं और उसकी तारीफ भी करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि राइली इस सब से काफी डर गया था। तो उस रात राइली को अकेले सोने में बहुत डर लगता है और वो मिया के पास आ जाता है। राइली मिया से हाथ वाले इंसिडेंट के बारे में पूछता है और मिया बताती है कि उसने सचमुच वो एक्सपीरियंस बहुत एंजॉय किया क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था मानो वो पहली बार जीवित हुई है। उसे सब कुछ सुनाई देने लग गया था, दिखाई देने लग गया था। वो खुद को किसी अनजान रोशनी के करीब महसूस कर रही थी। राइली मिया को बताता है कि वो उस समय बहुत डर गया था और मिया राइली को कंफर्ट करती है। यहाँ बातों बातों में राइली मिया से उसकी मॉम के बारे में पूछता है। मिया बताती है कि उसकी मॉम ने गलती से बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स ले लिए थे। उस दिन उनके पिता बाहर लिविंग रूम में सो रहे थे और उसकी माँ अंदर कमरे में थी। कुछ ही देर बाद मिया की मॉम ने मदद के लिए दरवाजा खटखटाया जो फॉर सम रीजन लॉक हो गया था, लेकिन डैड उन्हें नहीं बचा पाए। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मौत के बाद पुलिस को माँ के नाखूनों में भी लकड़ी के टुकड़े मिले और डोर पर ढेर सारे खरोच के निशान, सिग्निफाइंग कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था। ये सब सुन राइली मिया से वादा करता है कि वो और जेड हमेशा उसके साथ रहेंगे। कुछ देर बाद राइली सो जाता
जाता है, लेकिन हम उसके पीछे एक काले हाथ की परछाई देखते हैं जो बहुत अनसेटलिंग लग रहा था। अब अगले दिन मिया और जेड वापस से वही गेम ऑर्गेनाइज करने का फैसला करते हैं। इस बार डैनियल इस गेम को ट्राई करना चाहता था, तो रात को 11 बजे हेली जॉस मिया और जेड के घर आते हैं। फिर सब वापस से उस शैतानी हाथ को सेटअप करते हैं। मतलब ये बच्चे कितने डम्ब हैं। मिया, जो ऑब्वियसली इस हाथ में बहुत इंटरेस्टेड थी, जॉस से पूछती है कि ये उसे कहां से मिला। जॉस बताता है कि इस हाथ के बारे में बहुत सारी अफवाह मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक सीयर का हाथ था जो दूसरी दुनिया से कांटेक्ट कर सकता था। बाद में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसके हाथ को काट दिया। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये एक्चुअली में किसी डीमोनोलॉजिस्ट का हाथ है जिसका पाला शैतान से पड़ गया था। बाद में इस हाथ को सेरेमिक से कवर करके दूसरी दुनिया से जुड़ने का एक मीडियम बना दिया गया। तो इस एम्पलीफाइड डिस्कशन के बाद टॉक टू मी गेम वापस से शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले हिस्सा लेता है डैनियल। लेकिन डैनियल डीमन की पावर में आकर कुछ आपत्तिजनक हरकत करने लगता है, जिससे वो काफी एम्बैरस होता है। इस पॉइंट पे जेड पार्टी और गेम रोकना चाहती थी, लेकिन टीन्स इसलिए मिया और बाकी सब गेम को जारी रखते हैं। सभी एक एक करके इस हाथ को पकड़ते हैं, जिसमें पहले कुछ सेकंड ये डीमन या काली शक्ति जो भी थी उन्हें चोक करती है। विक्टिम का चेहरा काला पड़ने लगता है और उसके बाद अगले 1 मिनट तक ये पोजेशन जारी रहता है, जहां विक्टिम या तो कुछ अजीब बातें करता है या फिर कोई सच कबूल करता है। ऐसे ही गेम्स और ड्रिंक्स के बीच रात खत्म होने लगती है और सभी वापस जाने का फैसला करते हैं। लेकिन सभी को गेम्स एंजॉय करता देख रायली और जेम्स भी इसमें हिस्सा लेना चाहते थे। रायली खास करके काफी फैसिनेट हो चुका था और वो जेम्स को इंप्रेस भी करना चाहता था। उसके बार बार कहने पर मिया उसे सिर्फ 1 मिनट के लिए टॉक टू मी खेलने के लिए अलाउ करने की बात करती है, लेकिन जेड इस बात से साफ मना कर देती है और यहाँ रायली और जेड के बीच वही भाई बहनों वाला झगड़ा हो जाता है। रायली काफी एम्बैरेस था, लेकिन वो अब भी गेम ट्राई करना चाहता था। उसके बहुत जिद करने पे मिया उसे सिर्फ 50 सेकंड के लिए हाथ पकड़ने की इजाजत दे देती है। अब यहाँ हमें हेली भी थोड़ा स्केप्टिकल लग रही थी। इनफैक्ट जेड तो कमरे से बाहर ही चली गई थी, बट इवेंचुअली सब कुछ सेटअप किया जाता है और रायली कहता है टॉक टू मी। लेकिन उसके ऐसा कहते ही हम कुछ अजीब नोटिस करते हैं। रायली कहने लगता है ये सच नहीं है। मिया उसे संभालती है और आगे बढ़ने कहती है। सिर्फ 50 सेकंड्स की ही तो बात है। जब रायली उस शैतान को अपने अंदर इनवाइट करता है तो यह आत्मा उसके थ्रू कुछ अजीब बातें करती है। रायली कहता है मुझे माफ कर देना मी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये बात सुनकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं और वहीं मिया इमोशनल होने लगती है। उसे याद आता है कि ये उसकी माँ की आवाज थी जो उसे प्यार से मी बुलाती थी। अब हेली और जॉस गेम को बंद करना चाहते थे और वो मिया को याद दिलाते हैं कि 50 सेकंड बीत चुके हैं, लेकिन मिया उन्हें रायली के हाथ से वो शैतानी हाथ छुड़ाने नहीं देती। वो कहती है कि ये उसकी मॉम है और उसे बस कुछ सेकंड्स और चाहिए। यहाँ रायली लगातार मॉम की आवाज में मिया से माफी मांगने लगता है और उधर घड़ी की सुई कब 90 सेकंड पार कर जाती है किसी को भी पता नहीं चलता। अब माफी मांगते हुए रायली अचानक ही बहुत वॉयलेंट होने लगता है और अपना सर पटक पटक के खुद को जख्मी करने लगता है। इस पॉइंट में मिया उससे हाथ छीनना चाहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। रायली बहुत ताकतवर हो चुका था और वो खुद को बुरी तरह जख्मी कर लेता है। अब तक यहाँ जेड भी वापस आ चुकी थी और पूरे कमरे में एक शॉक की लहर दौड़ गई थी। जहाँ कुछ लोग एम्बुलेंस बुलाने लगते हैं, वहीं जेड बार बार अपने भाई को होश में लाने की कोशिश करती है। हेली और जॉस समझ ही नहीं पाते कि अब आगे क्या होगा, लेकिन इसी बीच हम मिया को देखते हैं जो पूरी तरह शॉक्ड हालत में थी। वो अपने कमरे की तरफ जाती है जहाँ उसे खिड़की की दूसरी ओर एक औरत की परछाई दिखाई देती है। बेखबर मिया अपना हाथ धोने लगती है जो अब रायली के खून से रंगे हुए थे। तो कुछ देर बाद घर में पुलिस आ जाती है और रायली को भी अस्पताल ले जाया जाता है। इस हादसे के बाद जेड और उसकी मॉम बहुत सदमे में थे और कहीं ना कहीं रायली की इस हालत के लिए जेड मिया को ही जिम्मेदार ठहराती है। वहीं मिया के पिता उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिया उनसे कुछ नहीं कहती। ना मिया को अस्पताल में भी बार बार अपनी मॉम की परछाई दिखाई देने लगती है। ये परछाई उसे एक शैतानी आवाज में अपनी तरफ बुलाती है। मिया इस हादसे से और इंसिडेंट से बहुत ज्यादा डर जाती है और ऐसे में उसे डैनियल संभालता है। मिया डैनियल से रायली वाला इंसिडेंट शेयर करती है और उसे लगता है कि उसकी मॉम सचमुच उससे जुड़ना चाहती थी, लेकिन डैनियल मिया को समझाता है कि वो एंटिटी सिर्फ हमारा डर और हमारी सोच हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल कर रही है। सच्चाई से उसका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मिया फिर भी एक बार दोबारा टॉक टू मी की मदद से अपनी मॉम से जुड़ना चाहती थी। बाप रे, ये लड़की इतनी डम्ब कैसे है। खैर आगे हम देखते हैं कि डैनियल मिया को घर छोड़ता है और मिया उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसी के साथ रुक जाए क्योंकि वो अकेले नहीं रहना चाहती। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि हादसे के बाद मिया उस हाथ को अपने साथ घर ले आई थी। आधी रात में जब मिया और डैनियल सो रहे थे तब अचानक ही हम इसी हाथ
में हरकत देखते हैं। मिया को सपने में अपनी मॉम के मौत का सीन वापस नजर आता है और वो डर के जाग जाती है, लेकिन उठने के बाद भी ये भयानक सपना खत्म नहीं होता। हम कमरे में एक कोने से एक डरावनी एंटिटी को क्रॉल करके मिया के पास आते देखते हैं। ये एंटिटी ने मिया की मॉम का शक्ल लिया हुआ था, लेकिन वो बहुत डरावनी लग रही थी। मिया उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि वो इस आत्मा के प्रभाव में डैनियल के करीब आने की कोशिश करती है। इस पॉइंट पे डैनियल की नींद खुल जाती है और वो मिया को ही गलत समझ बैठता है। डैनियल के भी चले जाने के बाद मिया बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और इस अंधेरे कमरे में अब उसका सहारा एक ही था और वो था वही हाथ। मिया अपने आप को रोक नहीं पाती और इस हाथ से वापस जुड़कर अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। इस बार मिया खुद अपनी माँ को आवाज देती है ताकि वो उस हाथ के जरिए वापस मिया से बात कर सके। मिया एक बार फिर अंधेरे में अपनी मॉम को देखती है जो एक भयानक रूप में नजर आती है और मिया उससे पूछती है कि उन्होंने खुद को क्यों मारा। इस पे मिया की मॉम कहती है कि वो उसे कभी भी छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। वो मिया का हाथ थाम लेती है और कहती है वो हमेशा उसके साथ रहेगी। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में राइली को देखते हैं जिसे जेड नहाने में मदद कर रही होती है, लेकिन राइली अचानक से बहुत वायलेंट हो जाता है और अपना ही सर बार बार दीवार पे मारने लगता है। वो शैतान की तरह हंसने लगता है जो देख जेड बहुत डर जाती है। किसी तरह राइली को कंट्रोल किया जाता है। अगले दिन मिया सभी को बताती है कि उसे बार बार अपनी मॉम दिखाई देने लगी है। पहले तो उसके दोस्त उसकी बात पे यकीन नहीं करते, लेकिन फिर डैनियल भी कल वाला हादसा सबको बताता है। यहाँ जॉस बताता है कि कुछ ऐसा ही डकेट के साथ भी हुआ था, जिसने कहा था कि ये एंटिटी हमारे अपने लोगों की शक्ल ले लेती है और फिर हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। आगे पूछने पर जॉस बताता है कि डकेट वो लड़का है जिसने उसे यह हाथ दिया था। इससे पहले डकेट के पास ही ये हाथ कहीं से आया था और वही ये गेम अलग अलग पार्टीज में लेकर आया था, लेकिन फिर डकेट को बिना इस हाथ के ही वो एंटिटी दिखाई देने लगी। तब उसने इस हाथ को जॉश को दे दिया। इसके आगे जॉस वही बताता है जो हमने फिल्म के पहले सीन में देखा था। उस हादसे के बाद डकेट की तो जान चली गई, लेकिन उसका भाई अब भी जिंदा है। तो ये सब जानने के बाद जे, डैनियल, जॉस और हेली डकेट के भाई कोल से मिलने जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी मदद करे। कोल इन्हें बताता है कि कुछ टाइम बाद अपने आप ही उस एंटिटी का असर कमजोर पड़ने लगता है और वो विक्टिम के शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन जेड कोल को बताती है कि ये एंटिटी राइली को जान से मारने की कोशिश कर रही है। इस पॉइंट पे मिया को याद आता है कि गेम के अनुसार उन्हें दूसरी दुनिया का पोर्टल बंद करने के लिए उस कैंडल को बुझाना था, लेकिन पार्टी वाली रात वो सभी राइली की हालत देख कैंडल बुझाना ही भूल गए थे। इस बात से मिया समझ जाती है कि हो न हो राइली की आत्मा अब भी दूसरी दुनिया में फंसी हुई है, क्योंकि वो पोजेशन से बाहर ही नहीं आया है। तो मिया और जेड वापस अस्पताल जाते हैं और एक बार फिर टॉक टू मी के जरिए राइली को दूसरे पोर्टल से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि इस बार अगर कैंडल सही वक्त पर बुझा दिया जाएगा तो शायद राइली वापस लौट सके। मिया ऐसा ही करती है और राइली के हाथ में वो शैतानी हाथ डाल देती है। वो उस एंटिटी को पुकारती है और उससे राइली से बात करने कहती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उन्हें राइली से कोई जवाब नहीं मिलता। डेस्परेशन में मिया खुद इस हाथ को थामती है और डिसाइड करती है कि वो दूसरी तरफ जाकर पता करेगी कि राइली कहां मौजूद है। जब मिया ऐसा करती है तो उसे इसी अस्पताल में एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखाई देती है। मिया इस आत्मा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे राइली तक पहुंचा दे। ये सुनकर ये आत्मा मिया से कहती है आई लेट यू इन। मिया को इस बच्ची की आत्मा के जरिए एक भयानक नजारा दिखता है जो देख मिया पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कि राइली एक नर्क जैसी जगह में फंसा हुआ है जहां कई सारे शैतान उसके ऊपर लूझ चुके हैं, मतलब उस पे जुल्म कर रहे हैं। इस सपने में राइली बहुत दर्द और तकलीफ में जूझ रहा है। ये नजारा देख मिया समझ जाती है कि राइली को वापस लाना नामुमकिन के बराबर है। हम देखते हैं कि मिया डर और पछतावे में हॉस्पिटल से बाहर भागती है और अपने घर पहुंचती है। मिया से उसके पिता बात करने की कोशिश करते हैं और मिया एक बार फिर उन्हें नकार कर जाने लगती है, लेकिन यहाँ मिया के पिता उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक बार उनकी बात सुन ले। यहाँ उसके पिता रिवील करते हैं कि मिया के मॉम ने जाने से पहले एक चिट्ठी छोड़ी थी जो उन्होंने कभी भी मिया तक पहुंचने नहीं दी। वो कहते हैं कि वो मिया को इस चिट्ठी से दूर रखते रहे क्योंकि उन्हें लगा कि वो उसे दुख से बचा रहे हैं, लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद मिया के पिता उसे उसकी मॉम की वो आखिरी खत सुनाते हैं जहां मिया की मॉम उनसे माफी मांगती है। वो कहती है कि वो एक कदम इसलिए उठा रही हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी थी और वो उम्मीद करती हैं कि शायद इस सब के बाद उन्हें चैन मिल पाएगा। चिट्ठी पढ़ने के बाद मिया और उसके पिता बहुत इमोशनल हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को संभालते हैं, लेकिन तभी मिया को अपने पिता के पीछे अपनी माँ की वही शैतानी आत्मा नजर आती है जो मिया से कहती है कि उसके पिता झूठ बोल रहे हैं। मिया उस आत्मा के पीछे जाती है और उसके ऐसा करते ही कमरे का डोर बंद हो जाता है। अब बाहर से मिया के पिता लगातार दरवाजा खटखटा
छटपटाने लगते हैं, जबकि मिया को उसकी मॉम कहती है कि यह आदमी उसके पिता नहीं है। वो कहती है कि उसने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है और सिर्फ वही है जो मिया को प्रोटेक्ट कर सकती है। यह आत्मा आगे कहती है कि अब राइली को भी मिया की जरूरत है क्योंकि वो बहुत दर्द में है और अब इस तकलीफ में जिंदा नहीं रह पाएगा। वो मिया से कहने लगती है कि वो राइली को मार डाले क्योंकि इस तरफ उसकी मॉम उसका ख्याल रखेगी और राइली को और भी दर्द नहीं सहना पड़ेगा। वहीं बाहर हम मिया के पिता को देखते हैं जो असल में डोर पर मौजूद ही नहीं है। वो मिया के बैग से वो शैतानी हाथ निकाल चुके हैं और उसे लगातार देखे जा रहे हैं। इधर मिया को डोर पर अपने पिता की आवाज सुनाई देती है और वो दरवाजा खोल देती है, लेकिन अपने सामने उसे अपने पिता की जगह एक शैतान नजर आता है जो उस पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए मिया इस आकृति पर हमला कर देती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसने अपने पिता पर वार कर दिया है। अपने पिता को खून से लथपथ हालत में देख मिया पूरी तरह टूट जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां राइली की तबीयत ठीक होने लगी थी। जेड को मिया का फोन आता है जो कुछ अजीब बातें कर रही थी। वो जेड से कहती है कि राइली अब भी खतरे में है और अगर वो इस वक्त मिया के घर आए तो मिया उसे दिखा देगी कि सच क्या है। अब जेड जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मिया की बात सुन वो उसके घर की तरफ निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कि मिया तो असल में हॉस्पिटल के बाहर खड़ी है। वो एक कैंची लेकर राइली के रूम में दाखिल होती है। उसे राइली की जगह हॉस्पिटल बेड पर एक शैतान नजर आता है जो मिया को भड़काता है। कहता है कि वो राइली को कभी बचा नहीं पाएगी। मिया गुस्से में उस पर हमला करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती। उधर जेड को मिया के घर में उसके पिता मिलते हैं जो अभी खून से लथपथ हालत में पड़े हुए थे। जेड उन्हें वहां देख सब कुछ समझ जाती है और एम्बुलेंस बुलवाती है। इसके बाद जेड तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है जहां मिया अब राइली को एक व्हील चेयर पे बैठाकर बीच सड़क पे ले जा रही थी। मिया कहीं ना कहीं खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन हम उसके ठीक पीछे उसकी माँ के रूप में उसी शैतानी एंटिटी को देखते हैं जो मिया से कहती है कि वो बिल्कुल सही कर रही है। हम देखते हैं कि मिया ऑलमोस्ट राइली को सड़क की तरफ धकेल चुकी होती है, लेकिन तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि राइली की जगह मिया सड़क पे जा गिरी है। वहीं जेड राइली को बचा लेती है। मिया का एक भयानक एक्सीडेंट होता है जिसके बाद हम देखते हैं कि मिया की आत्मा उसी दुनिया में फंस गई है जो उस हाथ से होकर गुजरती है। मिया इस दुनिया में उसी अस्पताल में थी जहां वो बार बार आवाज लगाने की कोशिश करती है लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। वो एक अंधेरे टनल से होते हुए उस पार पहुंचती है जहां कोई अपना हाथ उससे मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है। मिया भी अपना हाथ बढ़ाती है और हम देखते हैं कि ये वही शैतानी हाथ है जिसे अब दुनिया के किसी और कोने में कोई और थामने वाला है। मिया हाथ मिलाती है, कुछ कहने की कोशिश करती है और यहीं पे ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों ये है टॉक टू मी फिल्म की कहानी, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आपको कहानी समझ तो आई होगी, लेकिन एंडिंग में थोड़ा कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा। तो चलिए इसके एंडिंग को थोड़ा डिस्कस करते हैं, साथ ही कहानी के डीपर मीनिंग को भी समझेंगे। तो टॉक टू मी एक ऐसी कहानी है जो सिंबलिज्म और बहुत सटल फीचर्स के जरिए ग्रीफ और पास्ट को पकड़े रहने के भयानक कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर करती है। इस कहानी का अंत थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन यहाँ हम सब कुछ फिल्म के माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो अगर एंडिंग की बात की जाए तो मरते वक्त मिया की आत्मा उसके शरीर के कंट्रोल में ही नहीं थी, बल्कि वो तो उस शैतानी आत्मा के कंट्रोल में थी। इसी कारण मरने के बाद भी मिया उसी दूसरी दुनिया में फंसी रह जाती है जो कि असल जिंदगी में उसके ग्रीफ और ट्रॉमा का सिंबल बन गया। आयरॉनिकली फाइनली मिया स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से एक नए विक्टिम के साथ हाथ मिलाती है, ठीक वैसे ही जैसे उसके लिए ये गेम शुरू हुआ था। एक खूबसूरत डिटेल यह है कि फिल्म में शुरुआत में मिया राइली को बताती है कि उसे एक बुरा सपना बार बार आता है कि वो खुद को आईने में देख रही है, लेकिन उसे कोई प्रतिबिंब यानी कि परछाई दिखाई नहीं देता, मानो उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं हो। एंड सीन में ठीक वैसा ही होता है जब मिया खुद को अस्पताल में देखती है। उसे ग्लास में अपनी परछाई दिखाई नहीं देती, जबकि वो अस्पताल से अपने पिता को और मैक्स को सही सलामत बाहर जाते देखती है। उसे मालूम ही नहीं कि उसका एग्जिस्टेंस अब खत्म हो चुका है। अब एक सवाल जो हमारे मन में आता है वो ये कि क्या वो आत्मा मिया की मॉम थी? अब जब राइली ने पहली बार मिया से उसकी मॉम बन के बात की, तब शायद मिया की माँ ही मिया से माफी मांगने आई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि टॉक टू मी के स्पिरिट वर्ल्ड में उस छोटी बच्ची जैसी अच्छी आत्माएं भी हैं, लेकिन हाँ, बाद में वो आत्मा जो मिया को मैनिपुलेट करती रही और उसी को मौत के घाट उतार दी, वो उसकी मॉम नहीं थी बल्कि कोई शैतान था। अब अगर फिल्म के मैसेज और डीपर मीनिंग की बात की जाए तो ये बहुत क्लियर है कि टॉक टू मी असल में दुख और बीते हुए कल के खिलाफ एक डरावनी वार्निंग है। शुरू से ही ये बात साफ की गई है कि मिया बहुत अकेली, दुखी और दर्द में है। फिल्म के शुरुआती सीन में हम कंगारू वाला एक्सीडेंट देखते हैं जहां मिया उस कंगारू के लिए ना तो मदद बुलाती है ना ही उसे मारती है। देखा जाए तो कंगारू को उसी दर्द में तड़पने के लिए छोड़ देती है जैसे उसने खुद को छोड़ा हुआ है। बात चाहे पास्ट की हो या मरे हुए आदमी के हाथ की, ज्यादा समय तक उसे थामना बहुत खतरनाक हो सकता है, जैसा कि यहाँ मिया के साथ हुआ, जहां वो खुद तो हमेशा के लिए शैतानी दुनिया में फंसी गई, साथ साथ राइली को भी बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। मिया हमेशा ही अपने डिप्रेशन से उबरने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चॉइसेस लेती रहती थी, जहां पहले वो ड्रग अब्यूज की शिकार थी, तो बाद में वो इस हाथ को लेकर एडिक्टेड हो गई थी इत्यादि। इनफैक्ट अगर हम ध्यान से देखें तो मिया बिल्कुल हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस
उसकी तरह ग्रीफ के 7 स्टेजेस को पार करती नजर आती है। वो डिनाइल के तहत ही नहीं मान रही थी कि उसकी मॉम खुद को मारी थी एंड डैनियल के समझाने के बावजूद ये नहीं समझती कि ये आत्मा उसकी मां नहीं बल्कि कोई इविल एंटिटी है। वहीं हम उसे गिल्ट में देखते हैं क्योंकि वो खुद को अपनी मॉम और राइली दोनों के इस हालत का जिम्मेदार मानती है। मिया का एंगर स्टेज हमें उसके पिता पर भारी पड़ता नजर आता है, जहां वो आज भी उन्हें अपने मॉम के डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार मानती है। दुख की बात यह है कि मिया कभी एक्सेप्टेंस या होप के स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि वो अंत में उसी शैतानी हाथ के जरिए स्पिरिट वर्ल्ड में फंसी रह जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कभी भी चीजों को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वो मूव ऑन कर ही नहीं पाई और एक लॉस्ट सोल बनकर रह गई। ये सब हमें मूवी के इनिशियल सीन में ही पता चल गया था, जब वो कंगारू के लिए एक डिसीजन नहीं ले पाई। ना तो वो उसे मार पाई, यानी ना तो उसे मूव ऑन कर पाई, ना ही उसकी मदद कर पाई। वो एक सीन मिया की पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ कहता है और पूरी फिल्म इसी पे है।